केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप हर एग्जाम में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। मतदान के समय मतदाताओं को जो निशान उंगलियों पे लगाया जाता है वो बना होता है, वो किस चीज़ की बनी होती है जो उंगलियों पे लगाया जाता है? एल्युमिनियम सिलिकेट की, सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर नाइट्रेट की या सिल्वर क्लोराइड की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट की। सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं बता दूं, इसकी जो शुरुआत हुई थी, देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने इसकी अपने कार्यकाल में शुरुआत किया था और ये 1962 ईस्वी से ये प्रचलन में आया और यह उंगलियों पर एक बार लगने के बाद 72 घंटे तक नहीं मिटती है। इसे जो बनाती है कंपनी, वो मैसूर में स्थित है। कंपनी का मैं नाम आपको बता दूं, हो सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट जो बनती है वो कौन सी कंपनी में बनती है? MVPL कंपनी में बनती है जो दक्षिण भारत में स्थित है। MVPL कंपनी जो है वो पहले रंग बनाने की काम करती थी, लेकिन अब ये सिल्वर नाइट्रेट भी बनाती है। और मैं बता दूं, इसका रासायनिक सूत्र Ag, आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, AgNO3 इसका सूत्र होगा। और अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम सिल्वर नाइट्रेट का होगा लूनर कास्टिक। आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट ना देके वहाँ लूनर कास्टिक दे दिया जाए तो उसका सही जवाब लूनर कास्टिक भी होगा। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसे अपने कॉपी में लिख ले, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी क्वेश्चन से संबंधित जुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में क्या प्रयुक्त होती है? सिल्वर क्लोराइड की, एल्युमिनियम सिलिकेट की, एल्युमिनियम ब्रोमाइड की या सिल्वर नाइट्रेट की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड की। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिल्वर क्लोराइड के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं, आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। यह एक रासायनिक यौगिक है और इसका सूत्र भी आप लिख ले। उसका मैं तो बता ही चुका था आपको सूत्र सिल्वर नाइट्रेट का, और मैं इसका सिल्वर क्लोराइड का भी सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ। दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्लोज कन्फ्यूजन है, इसलिए आप लोग इस दोनों को सूत्र लिख लें। और ये रोशनी या गर्म होने पर सिल्वर क्लोराइड क्लोरीन में बदल जाती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मेरे चैनल पर जितने भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सारा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मार्कोनी ने, ग्राहम बेल ने, J.L. बेयर्स ने, गैलीलियो ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। गैलीलियो से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं कि उनका जो जन्म हुआ था वो 15 फरवरी, आप लोग लिख ले, 15 फरवरी 1642 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था? इटली में। इटली की किस जगह पे? पीसा पे। अगर गैलीलियो का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो उसका पूरा नाम गैलीलियो गैलीली होगा। आपको ये क्वेश्चन बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मैं अगला सवाल जो बताने जा रहा हूँ वो इसी से संबंधित है, इसलिए आप लोग इसे भी पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन इससे संबंधित जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे। टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? अगले क्वेश्चन में क्या बताया था?
आप लोग देख लें, अगले क्वेश्चन में मैं बताया था टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, और अब मैं बताने जा रहा हूँ टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। ग्राहम बेल ने, रदरफोर्ड ने, मार्कोनी ने या रॉबर्ट क्लाइव ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्राहम बेल ने। देख रहे हैं ना आप लोग किस तरह से कंफ्यूज हो रहे होंगे। उस टेलीफोन के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें ग्राहम बेल आ रहा है, उसमें गैलीलियो आंसर आया था। इसी तरह के क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह का अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध रहता है उसे क्या कहा जाता है? अल्कन, अल्कीन, मीथेन या प्रोपेन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अल्केन, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। अल्केन यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यह एक कार्बनिक यौगिक है। और इसका समान सूत्र अगर आपसे पूछा जाए कि अल्केन का समान सूत्र क्या होती है, CnH2n+2 होगा। मैं लिख दूं, आप लोग भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। CnH2n+2 होगा। आप लोग लिख ले CnH2n+2 होगा इसका सामान्य सूत्र। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को खुद से हल कर सकें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन मेरे सवाल में अगर होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। किसी एल्केन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा देने से जो भाग बच जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्कीन मूलक, मिथाइल मूलक, एल्काइन मूलक या मिथाइल आइसोकार्बन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एल्कीन मूलक, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा सारा आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है, 5 होता है, 3 होता है या 7 होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 होता है। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है, लेकिन पीएच मान 7 से कम होने पे वो क्या कहलाता है? अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय कहलाता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा अगर 7 से ज़्यादा होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो उसे क्षारीय कहा जाएगा। आपसे हो सकता है कि नींबू का पीएच मान पूछ लिया जाए तो नींबू का पीएच मान होगा 2 से 3 के बीच में नींबू का पीएच मान होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो इस क्वेश्चन से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। अब उसमें क्या पूछा जाएगा? उसमें मोरलता पूछी जाएगी। चलिए अब देखिए, शुद्ध जल की मोरलता कितनी होती है? आप तो पीएच मान शुद्ध जल का तभी देख रहे थे, अब मैं मोरलता की बात बता रहा हूँ कि इसमें मोरलता कितनी होगी। 44.4, 55.6, 56.5 या 56.9। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि ये मोरलता पूछ ली गई है, अब मैं इसका जवाब क्या दूं। लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल से बने रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी एग्ज़ाम में नहीं होगा। चलिए मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूँ। इसका राइट आंसर होगा 55.6, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मछलियों के अंडाणु एवं शुक्राणु से प्रजनन करने वाला अंग कहलाता है। मछली जो अंडाणु और शुक्राणु से जो प्रजनन करती है उस अंग को क्या कहा जाता है? विषाण कहा जाता है, तीरस कहा जाता है, रो कहा जाता है या डेपर कहा जाता है? चलिए मैं इसका जवाब आपको बता दूं, उसे रो कहा जाता है। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है और इससे ही क्वेश्चन से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। मेरे चैनल पे के प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा सारा आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। केंचुए के प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? मोह, रेबर, मुख या सुक या सीटी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, सुक या सीटी उसे कहा जाता है। या सुक दिया हो या सीटी दिया हो, इसका जवाब दोनों ही होगा। देख रहे हैं ना, उसमें मछलियों का पूछा जा रहा था, उसमें मछलियों का क्या आया? प्रजनन अंग रो कहा जाता है और इसमें केंचुए के प्रजनन अंग को सुक या सीटी कहा जाता है। अगर आपको मछलियों का प्रजनन अंग दे के सुक या सीटी दिया रहे, रेवर दिया रहे, मुक दिया रहे और रो दिया रहे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि मैं तो सुक या सीटी पढ़ा हूँ या रो पढ़ा हूँ, लेकिन ये किसका होगा? इसी तरह के क्वेश्चन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है। मेरे चैनल पे आप बने रहें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन होती है? हाथी होती है, घोड़ा होता है, चूहा होती है या बिल्ली होती है? मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चूहा। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चूहे का जो दांत होता है वो 12 से के आसपास लगभग में होता है, 12 दांत होते हैं। और अगर आपसे हाथी का दांत पूछा जाए तो हाथी का दांत 26 होता है और हाथी का जीवन काल जो है वो 50 से 70 वर्ष होता है। हाथी का गर्भकाल जो है 22 महीने होते हैं। दुनिया का सबसे छोटा जो जीव माना जाता है वो तो बहुत सारे जीव हैं जो दुनिया की बहुत छोटी सी जीव मानी जाती हैं। जिस तरह से आप लोग जल में देखते होंगे कि कुछ ऐसे मछली पाए जाते हैं, कैट फिश, और भी बहुत सारे ऐसे फिश पाए जाते हैं, शार्क, ये तो स्तनधारी जीव हुए हैं। इस तरह में कई तरह के समुद्र में जीव पाए जाते हैं जिसमें कुछ न कुछ दांत भी पाए जाते हैं और उसमें बहुत ही कम संभावना, तो उसकी कांटें जो होती है बहुत ही कम होती है, जिस वजह से उसको इस स्तनधारी जीव में नहीं रखा गया है। स्तनधारी जीव को अगर को देखें तो इसमें हाथी, घोड़ा, चूहा और बिल्ली सभी आ सकता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी क्वेश्चन से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। देख रहे हैं ना, उसमें क्या पूछा गया है? सबसे कम दांत वाला जीव कौन सा है? और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सी है? बिल्ली, चूहा, गधा या घोड़ा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घोड़ा। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आपको बता दूं घोड़ा से संबंधित कुछ जानकारी। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि घोड़ा का जो दांत होता है वो कितना होता है? घोड़ा का दांत होता है 40 के आसपास। अगर इसी में पूछा जाए कि घोड़ी की दांत कितनी होती है, तो घोड़ी की दांत जो होती है वो 36 होती है। देखिए ये कंफ्यूज कर रहा है ना, घोड़ा का दांत 40 होता है और घोड़ी की दांत 36 होती है। और घोड़ा का जीवन काल 25 से 30 वर्ष होता है। और जो घोड़ा रहता है उसका स्थान भी पूछा जाता है आपसे कि घोड़े के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसे स्तबल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़े के बछड़े के समूह को क्या कहा जाता है, तो घोड़े के बछड़े के समूह को रेग कहा जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। समान परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितनी ऊर्जा चाहिए?
चलिए मैं इसका आपको देखें जवाब क्या होता है। 1500 कैलोरी, 2,500 कैलोरी, 2,500 कैलोरी, 3500 कैलोरी या 4,000 कैलोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, 3500 कैलोरी, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर समान रूप से देखा जाए तो 3500 कैलोरी माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, उसके लिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, कुछ कम काम करने वाले होते हैं, उसको उसी हिसाब से कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आप ध्यानपूर्वक अगले क्वेश्चन को देखिएगा। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? अब इसमें पूछा जा रहा, मैं आपको तो बता ही चुका था कि जिस प्रकार से जो भी व्यक्ति वर्क करते हैं उसको उसी हिसाब से कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। 2000 से 4000 कैलोरी के बीच, 3000 से 9000 कैलोरी के बीच, 2500 से 3000 कैलोरी के बीच या 4000 से 5000 कैलोरी के बीच आवश्यकता होती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मैं इसका राइट जवाब आपको बता दूं, वो होगा डी, 4000 से 5000 कैलोरी के बीच होती है। और मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं कि महिलाओं में कैलोरी की आवश्यकता पुरुषों से कम होती है। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उस ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। लगभग में 2800 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है गर्भवती महिलाओं को। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सामान्य महिलाओं की कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है, उसे 2000 से 2500 के बीच कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो वो 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं इससे सवालों से जुड़ा हुआ बता रहा हूँ उसे आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। हो सकता है कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इससे जुड़ा हुआ बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन बन जाए, तो आप उसको आसानी पूर्वक अपने एग्ज़ाम में उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? पुंज, पुष्प, पुष्पकली या दलपुंज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दलपुंज। डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। चलिए मैं आगे बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मैं आपको कन्फ्यूजन के क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करके आपके सामने लाया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अगले सवाल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फूलों के किस भाग से दलपुंज का विकास होता है? इसमें पूछा जा रहा है कि दलपुंज का विकास किससे होता है? कली से, पुष्प से, बीज से या अंडाशय से? इसका मैं जवाब आपको बता दूं, इसका जवाब डी होगा, अंडाशय से। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। फूल वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जिसमें फूल होता है उस फूल वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जाइलम, फ्लोएम, इंड्रोगेम्स या फेनरोगेम्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फेनरोगेम्स। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल से जाने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने में 100% दे रहा हूं, आप भी अपना 100% मुझे दे सकते हैं लाइक और शेयर करके, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो बहुत ही मैं मोटिवेट होता हूं और इस तरह के और भी क्वेश्चन बनाने का काफ़ी मन करता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को और मैं काफ़ी ज़्यादा बनाऊँ। आप लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है वो तो फूल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिना फूल वाले पौधे को क्या कहा जाता है?
उस क्वेश्चन का जवाब आया था फिनरोगेम्स। अब इसका जवाब देखते हैं क्या आता है। हाइड्रोफाइट्स, सिग्नोफाइट्स, मैग्नोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रायोफाइट्स, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फूल वाले पौधों को क्या कहा जाता है, मैं फिर से बता दूं, फेनरोगेम्स। और बिना फूल वाले पौधे को क्या बोला जाता है, ब्रायोफाइट्स। देख रहे हैं ना, इसी प्रकार का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मेरे जितने भी प्ले लिस्ट में सारा आपको इसी टाइप का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए ब्रायोफाइट्स से संबंधित कुछ मैं जानकारी आपको बता दूं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। वनस्पति जगत का यह एक बड़ा वर्ग है। संसार के हर भूभाग पे ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है मैं सारा आपको बता रहा हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या क्या सर पढ़ा रहे हैं, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन आप लोग को कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपका हर कंफ्यूजन दूर करूंगा। चलिए सवालों की ओर चलते हैं। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की, फास्फोरस की, पोटासियम की या मैग्नीशियम की। इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस की, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं फास्फोरस से संबंधित कुछ जानकारी आपको बता दूं। फास्फोरस ही वो तत्व है जिसकी वजह से हमारी किडनी, हड्डी और दांतें मजबूत रहती है। जब फास्फोरस की शरीर में कमी हो जाती है तो हड्डी और दांतें कमज़ोर पड़ जाती है। अगर फास्फोरस आप लोग पता होगा कि किस चीज़ से मिलती है आपको, मीट, मछली, अंडा और चिकन से हमें फास्फोरस प्राप्त होती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते। अगला सवाल इसी से क्वेश्चन से संबंधित है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीन अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 30 ग्राम निकोटीन, निकोटीन 60 ग्राम, निकोटीन 20 ग्राम, निकोटीन 15 ग्राम। मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। निकोटीन ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों होती है, जिससे मुंह का कैंसर, दमा, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसे कृत्रिम रूप से ज़्यादा उत्पादित किया जा सकता है और यह एक रासायनिक यौगिक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।